दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों अपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल धक्का लगने की वजह से ली हारू के सही से टच हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और ली हारू से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वह लोगों ने मुझे धक्का मारा है, रुको ज़रा मैं अभी पीछे हटता हूँ। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद ली हारू उसका हाथ हटा देती है और कहने लग जाती है कि जैसे तुम हो वैसे ही खड़े रहना। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ली हारू कहने लग जाती है कि क्या तुम दोबारा से चाहते हो कि तुम्हारे कंधे में चोट लग जाए। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है नहीं, लेकिन और हम देखते हैं कि ली हारू उसकी बात नहीं सुनती और उसे अपने गले से लगाए रखती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बॉस होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने ह्यूंग अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है, लेकिन वह गैंगस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से की वजह से अपना फ़ोन तक तोड़ देता है और ह्यूंग से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि हवा रियोंग ग्रुप हमारा कितना ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है और तुम्हारे खिलाड़ी के हारने की वजह से तो हमारा पूरे शहर में मजाक उड़ रहा है। मैंने तुम पर कितना ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम पर दोबारा से भरोसा करूं। ये क्या बकवास है नंबर 3। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो बॉस, मुझे एक और मौका दो, मैं एक नए खिलाड़ी को ढूंढकर आपके सारे के सारे पैसों को दोबारा से रिकवर कर लूँगा। जिसे सुनने के बाद वह गैंगस्टर बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यू मदर फकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब कहने की। तुम्हारी वजह से मैं इतने सारे पैसे हार चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम पर दोबारा से भरोसा करूँ। तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वह उसे मारने वाला होता है कि अचानक उसे किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये एक और बंदा होता है जो कहने लग जाता है कि हेलो बॉस, तुम कैसे हो, तुम इसे मारकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। मेरा मतलब है कि तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और अपने मरने का इंतज़ार करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि देखो ज़रा मुझे कह कौन रहा है, तुम तो मुझे धोखा देकर हवा रियोंग ग्रुप में मिल गए थे, आज तुम्हारी जुबान इतनी ज़्यादा चल रही है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि यह क्या कह रहे हो बॉस, अगर आप हवा रियोंग ग्रुप के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं तो आपको मरने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से यह सब कहने की, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि ज़रा तुम शांत रहो कमीने, मैं बस यहाँ पर अपने बॉस को हेलो कहने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना, हमारा पड़ोस में एक ऑफिस खुलने वाला है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरी टेरिटरी पर अपना कब्जा जमा सकते हो। लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारा ग्रुप कांग हान ग्रुप है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि वाह बॉस, आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, लेकिन हमारा हवा रियोंग ग्रुप कांग हान ग्रुप के बारे में सब कुछ जानता है। उन्हें पता है कि कांग हान ग्रुप के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। मैंने उस शो को भी देखा जिसमें तुम हार चुके थे। लगता है कि आखिरी टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि कांग हान ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा ताकतवर बंदा है जो हमें हरा सकता है, वह भी टूर्नामेंट के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और यह कहने के बाद वह बंदा वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहने लग जाता है कि मैं दोबारा से यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा और आपको अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका हाथ लगने के बाद तो आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से हार चुके हैं। और ज़ोर ज़ोर से हंसकर वहाँ से चला जाता है और वह बॉस उसे जाते हुए देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह अपने एक हाथ की वजह से अपने बेंच तक को तोड़ डालता है। जिसे देखने के बाद ह्यूंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वह बॉस कहने लग जाता है कि वह लड़का जिसने हान चोल को मैच के अंदर हराया, जो भी उसका नाम है, उसका क्या हुआ। मैंने तुम्हें उसकी खबर लाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग कहने लग जाता है कि हाँ बॉस, हमने उसका पता लगाया, लेकिन अब वह स्कूल बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन हम जब उसके घर गए तो वह घर पर भी मौजूद नहीं था, लेकिन हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जिसे सुनने के बाद वह गैंगस्टर बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें मैं सच में बेवकूफ़ लगता हूँ। मैंने अपने पास नंबर 3 को रखा हुआ है, लेकिन वह इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुका है जो कि एक हाई स्कूलर का पता नहीं लगा सकता। यह क्या बकवास है, अगर नंबर 3 तुमने उस लड़के का जल्दी ही पता नहीं
लगाया तो तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि रुको बॉस, मुझे एक और मौका दो, हमने उस लड़के के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढी है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ह्यूंग बताने लग जाता है कि बॉस, हमें इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि उसके साथ एक लड़की भी घूमती है जिसका नाम ली हारू है और हमने उसका पता ढूंढ लिया है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, बस तुम कल सुबह तक उस लड़के को पकड़कर मेरे सामने खड़ा रखो। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली हारू एक रास्ते से जा रही होती है और कहने लग जाती है कि आज मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि ली हारू का कोई पीछा कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली हारू आ चुकी होती है और कहने लग जाती है कि हानुल, तुम चनहूडोंग में मैच जीतने के बाद दूसरे नंबर पर आ चुके हो। जिसे सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ली हारू बताने लग जाती है कि तुम्हारे मैच जीतने की वजह से तुम 32वें स्टेज तक पहुंच चुके हो, लेकिन जो अगला मुकाबला होगा वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अलग भी हो सकता है। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कंधे में चोट आने के बाद मैं अगला मुकाबला लड़ भी पाऊंगा या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं अगला मुकाबला लड़ पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि अंकल ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अगला मैच आने तक आराम करो तो तुम्हारा कंधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही तुमसे कहने आई थी। अब मुझे जाना होगा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। और हम देखते हैं कि ली हारू वहाँ से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे दोबारा कहना चाहती हूँ कि तुम अपने कंधे को ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, इसकी वजह से तुम्हारे कंधे में काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है, तुम बस आराम करना। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और हम देखते हैं कि वह आदमी ली हारू को पकड़ रहा होता है। जिसे देखने के बाद ली हारू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि ये ह्यूंग होता है जो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ली हारू, और हम अचानक से देखते हैं कि वह अपना चश्मा उतारकर उस गैंगस्टर के पास फेंक देता है। जिसे देखने के बाद वह गैंगस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से वह गैंगस्टर दूर जाकर एक दीवार से टकराता है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल यही नहीं रुकता, वह दूसरे बंदे को भी मारने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और हानुल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुमने उस लड़की को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वह अपना सर उस गैंगस्टर के मुंह में दे मारता है, जिसकी वजह से वह गैंगस्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यह देखने के बाद एक टकला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी लाठी उठा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानुल भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन अचानक से वह बंदा हानुल के ऊपर अपनी लाठी चला देता है। जिसे देखकर हानुल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बंदा हानुल के कंधे में वह जोरदार लाठी मार देता है, जिसकी वजह से हानुल के कंधे में काफ़ी ज़्यादा दर्द मचने लग जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर चिल्लाने लग जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह बंदा यहीं नहीं रुकता और हानुल को लात मारते हुए कहने लग जाता है कि यू बास्टर, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और हम देखते हैं कि वह हानुल के मुंह पर एक ज़ोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से हानुल दूर जाकर एक बेंच से जाकर टकराता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद ली हारू भी चिल्लाती है और हम देखते हैं कि उस किक पड़ने की वजह से हानुल बेहोश हो चुका होता है और ह्यूंग कहने लग जाता है कि जल्दी करो, इन सबको हमारे पुराने अड्डे पर ले चलो। फिर इसके बाद हमें उसी गैंगस्टर के ऑफिस को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह गैंगस्टर वहां पर शांत बैठा हुआ होता है और किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास एक कॉल आती है और वह कहने लग जाता है कि बॉस, हमने हानुल को पकड़ लिया है, बताओ उस लड़के का क्या करना है। जिसे सुनने के बाद वह गैंगस्टर बॉस कहने लग जाता है कि उस हाई स्कूलर लड़के ने हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, तुम्हें पता है कि उस लड़के के साथ कैसा सलूक करना है, वह एक बेस्ट फाइटर है,
जिसे सुनने के बाद वह कहने लग जाता है कि मैं समझ गया बॉस। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह बॉस शांत हो जाता है और हम अचानक से देखते हैं कि उसके पास कोई बंदा आता है, जिसे देखने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि नंबर 2, आखिरकार तुम इस वक्त हमारे ऑफिस पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद नंबर 2 कहने लग जाता है कि बॉस मैंने सुना है कि आप नंबर 3 की वजह से एक मैच हार चुके हैं और आपको इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। क्या आप इसकी वजह से नंबर 3 को टीम से निकाल देंगे? अगर वह इस बार भी फेल हो गया तो क्या उसे आप निकाल सकते हैं? जिसे सुनने के बाद वह बॉस थोड़ा सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर वह इस बार फेल हुआ तो मैं उसे मार डालूँगा। फिर इसके बाद हमें उस पुराने अड्डे को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर ह्यूंग हानुल को लेकर आ चुका होता है और ह्यूंग कहने लग जाता है कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे ग्रुप को 20 मिलियन का नुकसान हुआ है। तुम मानो या ना मानो, इसकी वजह से मेरी लाइफ भी दाव पर लगी हुई है। मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। बॉस ने कहा है कि मैं तुम्हारे एक पाँव को तोड़ दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दूसरे पाँव को भी तोड़ दूँ। इसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि हे नंबर 3। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हानुल कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम लड़की को छोड़ने के बाद बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि ये कैसा लगेगा कि नंबर 3 एक लड़की को पकड़ने के बाद मुझसे बात कर रहा है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 जोर जोर से हंसने लग जाता है और ये सब देखने के बाद हानुल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और नंबर 3 कहने लग जाता है कि तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि हमने इस लड़की को इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम माफिया हैं, हमें सिर्फ इस वर्ल्ड पर राज करना है। और हम देखते हैं कि वह हथौड़ा मारते हुए कहने लग जाता है कि हम सिर्फ लोगों को डरते हुए देखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि नंबर 3 हानुल के ऊपर अपना हथौड़ा चला देता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हम तुम्हें 20 बिलियन वॉन से भी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक ह्यूंग ने हथौड़ा चला दिया होता है, जिसे देखने के बाद ली हारू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ह्यूंग ने वह हथौड़ा हानुल के बिल्कुल सामने मारा होता है और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई हुई होती। और वह ह्यूंग कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने? तो क्या तुम मुझे 20 मिलियन वॉन से भी ज़्यादा दे सकती हो? क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि यह बात ली हारू ने कही हुई होती है और वह कहने लग जाती है कि ज़रा सोचो, अगर हानुल इस टूर्नामेंट में जीत जाता है तो वह तुम्हें 20 बिलियन वॉन से भी ज़्यादा दे सकता है। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ली हारू कहने लग जाती है कि अगर तुम हानुल को अपनी टीम में मिला लो तो और उसे अपना खिलाड़ी बना लो, वह तुम्हें ज़्यादा दे सकता है। जिसे सुनने के बाद हानुल और वह ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ह्यूंग कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम्हारी वजह से हम कितने ज़्यादा पैसे हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ह्यूंग के पीछे एक और बंदा आता है जो कहने लग जाता है कि बॉस, हमारे पास अगला मैच खेलने के लिए एक भी ताकतवर खिलाड़ी नहीं है और यह बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप को नहीं पता है। अगर यह बात किसी को पता लग गई तो हमारा काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ेगा। अच्छा होगा कि अगर हम इस लड़के को अपने पास रख ले, क्योंकि इसने हान चोल को भी हराया है, यह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। आप इस लड़के के बिना 20 बिलियन वॉन का नुकसान बिग बॉस को नहीं चुका सकते। और वैसे भी यह लड़की बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही है और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह बंदा हानुल से कहने लग जाता है कि अगर तुम लोगों ने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ह्यूंग हानुल से कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, मैं कैसे इस पर विश्वास कर लूँ? इसका तो एक कंधा भी टूटा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि इस टूटे कंधे की वजह से ये किसी भी मैच को जीत सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हम इसे अपने पास बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे के पास एक कॉल आता है, जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह कॉल बिग बॉस का होता है। और हम देखते हैं कि वह बंदा नंबर 3 से कहने लग जाता है कि बॉस, आपको जल्दी करनी होगी, बिग बॉस का कॉल आ रहा है और हमारे पास इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं
नहीं है। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा पागल हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की इन लोगों पर लानत है, इस लड़के को तो एक कंधा टूटा हुआ है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि मैं इसे दोबारा से रिकवर कर सकती हूँ। और वह पीछे बंदा कहने लग जाता है कि बॉस आपको जल्दी करनी होगी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें टूर्नामेंट के लिए एक ताकतवर खिलाड़ी की तलाश है, हमें जल्दी करनी होगी बॉस, नहीं तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं कि नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा पागल हो रहा होता है और वह दोबारा से उस हथौड़े को उठा लेता है और हानुल के ऊपर चलाने के लिए तैयार हो जाता है और वह जोर से चलाता है। और हम देखते हैं कि फिर इसके बाद हमें आवाज़ आती है कि धत्तेरी की लानत है इन लोगों पर, इन्हें जाने दो। और हमें पता चलता है कि नंबर 3 ने हानुल को बिल्कुल भी नहीं मारा होता है। फिर इसके बाद हमें बहुत बड़े हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे होते हैं और वहाँ पर गैंगली का एक मैनेजर भी मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर गैंगली होता है जिसका एक फिजिकल टेस्ट चल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि तुम्हारी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, अब तुम्हें ऑक्सीजन कैप्सूल और स्टेम सेल लेने की ज़रूरत नहीं है, अब टूर्नामेंट को तुम आसानी के साथ जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि वैसे भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टेम सेल को इस बूढ़े को दे दो, इसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर कहने लग जाता है कि यह कोई ऐसा वैसा कैप्सूल नहीं है जिसे मैं किसी बूढ़े को देकर बर्बाद कर दूं। तुम्हें पता है कि इस स्टेम सेल को बनाने में हमारी टीम को 1 साल का समय लगा है और इसका मिलना पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें पता है कि यह सिर्फ पूरे देश में एक ही है और हमारे सीईओ ने काफ़ी ज़्यादा मना किया है कि मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकता, इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो और तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे इस स्टेम सेल की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसे तुमसे ले लूँगा। और हम देखते हैं कि अचानक से गैंगली के पास किसी का फ़ोन आता है और वह फ़ोन को उठाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ क्या हुआ। और हम देखते हैं कि फ़ोन की दूसरी आवाज़ सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें उस लड़की का एड्रेस मिल गया, रुको ज़रा मैं अभी आता हूँ। और वह अपने मैनेजर से कहने लग जाता है कि देखो मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से वह कहने लग जाता है कि रुको ज़रा। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर हैरान हो जाता है और वह मैनेजर से कहता है कि आपने कहा था ना कि यह स्टेम सेल काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर हाँ कहता है और हम अचानक से देखते हैं कि गैंगली उस स्टेम सेल को मैनेजर से छीन लेता है, जिसे देखकर वह मैनेजर भी हैरान हो जाता है और गैंगली वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि मेरे दादाजी से कह देना कि मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है। जिसे सुनने के बाद वह मैनेजर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक गैंगली वहाँ से चला जाता है और मैनेजर उसे देखता ही रह जाता है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर उस गैंगस्टर का ऑफिस देखते हैं और हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर के पास किसी का कॉल आता है और वह कहने लग जाता है कि तुमने मुझे रिपोर्ट करने में इतनी ज़्यादा देर लगा दी, आखिरकार क्या हुआ, मुझे जल्दी से रिपोर्ट करो। और हम देखते हैं कि वह दूसरा बंदा उसे कुछ बताने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस खबर को सुनने के बाद वह गैंगस्टर बॉस काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है नंबर 3, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस बंदे को अपनी टीम में ले लोगे, तुमने उस लड़के को अपनी टीम में लेकर नंबर 3 अपने लिए एक गहरी खाई खोद दी है। अगर वह हाई स्कूलर हार गया तो उसके साथ साथ तुम अपनी ज़िंदगी भी हार जाओगे, तुम मारे जाओगे नंबर 3। और वह नंबर 2 से कहने लग जाता है कि नंबर 2 तुम इन सब का ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि नंबर 2 यह सब सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर ताइशिक, लिहारू और हानुल को देखते हैं। ताइशिक हानुल से कहने लग जाता है कि तुम लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिरकार तुम इस दुनिया को दिखाना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में बहुत ही ज़्यादा चोट आई हुई है लेकिन इसके बावजूद भी तुम लड़ना चाहते हो, अगर तुम्हारे अपोनेंट को ये पता लग गया तो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। क्या तुमने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि अगर तुम किसी भी मैच को हार गए तो गैंगस्टर ग्रुप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा
दिया, और वैसे भी हमें नहीं पता कि यह तुम्हारा कंधा कब ठीक होने वाला है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम 2 दिन तक आराम करो और अपने कंधे का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। मुझे पता है कि यह कंधा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वैसे भी मैं तुम्हारे कंधे को ठीक करने का तरीका जल्दी ही ढूंढ लूँगी। जिसे सुनने के बाद ताइसेक कहने लग जाता है कि क्या तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो। और यह सब सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लिहारू आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुमने मुझे उन लोगों का खिलाड़ी क्यों बना दिया। तुम्हें पता है ना मेरे कंधे में चोट आई हुई है, अगर मैं मैच हार गया तो तुम भी इसमें मुसीबत में पड़ सकती हो। जिसे सुनने के बाद ताइसेक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि देखो तुम लोगों के पास अभी भी एक मौका है, मैं सेटल बॉय की तरह उन गैंगस्टर के पास जाता हूँ और सारा मामला सेटल कर लेता हूँ, तब तुम लोग बच जाओगे और तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि स्कूल की बेल बजने लग जाती है और लिहारू हानुल से कहने लग जाती है कि स्कूल अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम सीधे घर जाना और घर पर आराम करना, तब तक मैं तुम्हारे कंधे को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेती हूँ। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सा मेथड है जिसकी वजह से तुम मेरे कंधे को ठीक कर दोगी। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक फ्रेंड है जिसके पास चीट करने की चाबी है। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल न हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।